कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श कार्यक्रम में हर सप्ताह किसी अलग अलग विषय पर आपको हम जानकारी देते हैं और आज भी एक बेहद खास विषय के साथ हम यहाँ जुड़े हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान की अगर बात की जाए, जिसकी जो बुआई की अगर हम बात करें, जो किसान है रोपाई भी कर चुके हैं काफ़ी क्षेत्रों में, लेकिन आने वाले समय में किस तरह का प्रबंधन आपको उसमें अपनाना होगा। कई तरह की जो समस्याएं हैं वो इस दौरान रहती हैं। बारिश की वजह से अक्सर हम उसमें देखते हैं रोग और कीट की समस्या भी आती है, तो उसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो भी सीधे तौर पर अब फसलों पर पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में हमारे किसान कैसे धान की अच्छी उपज ले सकते हैं, कैसे उसकी गुणवत्ता को बरकरार रख सकते हैं और उसके साथ कैसे अपना मुनाफा जो है उसमें भी इजाफा कर सकते हैं, कुछ ऐसे ही सवालों पर आज विचार विमर्श करेंगे। और खासतौर से हम बात करेंगे धान में फसल प्रबंधन की। इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरती भाटिया जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण विज्ञान संभाग, पूसा, नई दिल्ली से। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रचना जी, आप वैज्ञानिक हैं, कीट विज्ञान संभाग की, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा हमने आज आपको बताया कि कई सारे सवाल हैं आपके जहन में भी आते होंगे, जो किसान धान की खेती कर रहे हैं उनके लिए आपको क्या कुछ करना है, कैसे हर एक कदम पर जो जानकारी है वो आपको लेनी होगी, इस बारे में आपको विस्तार से हम बताएंगे। लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। धान हमारे देश की एक महत्वपूर्ण अनाज फसल है और धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए धान में प्रबंधन बहुत जरूरी है। चाहे वो जल प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन हो या कीट और रोग प्रबंधन आदि। सबसे पहले बात करते हैं धान में जल प्रबंधन की। धान की नर्सरी में पानी की कमी होने से बीज अंकुरित होने में मुश्किल होती है। नर्सरी में फव्वारा विधि से सिंचाई कर सकते हैं। क्यारियों के बीच में बनाई गई नालियों में पानी चलाकर भी सिंचाई कर सकते हैं। खेत में जल प्रबंधन के लिए धान की रुपाई के समय से लेकर रुपाई के करीब एक सप्ताह बाद तक खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी होना बेहद जरूरी है। खेत में ज्यादा पानी न रहने दें। अधिक पानी होने से छोटे पौधों के सड़ने की आशंका रहती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खेत में कभी नमी की कमी नहीं हो। धान की बालियां बनते समय, फूल निकलते समय और दाने बनते समय खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहां हमेशा पानी लगा रहता है वहां जल निकासी का उचित प्रबंध करें। वहीं अगर धान में उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो धान में इस समय उर्वरक प्रबंधन महत्वपूर्ण है। धान की फसल में रुपाई के 25 से 30 दिनों बाद अधिक उपज वाली किस्मों में 65 किलो यूरिया या 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर कल्ली निकलते समय एवं नाइट्रोजन की इतनी ही मात्रा की दूसरी व अंतिम क्रॉप ड्रेसिंग रुपाई के 50 से 55 दिनों बाद पुष्पावस्था पर करें। सुगंधित किस्मों में 33 किलो यूरिया या 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग कर दे। अगर खेत में जिंक की कमी के लक्षण हो तो 0.5% जिंक सल्फेट को 0.25% बुझे हुए चूने के घोल के साथ 2 से 3 छिड़काव 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। जिन क्षेत्रों में धान की सीधी बुआई की जाती है वहां अगर पौधों में लौह तत्व की कमी दिखाई दे तो 0.5% फेरस सल्फेट का घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। धान में रोग और कीट प्रबंधन भी जरूरी है। धान में पत्ती का झुलसा रोग लगता है। ये रोग पौधे की छोटी अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक कभी भी हो सकता है। इसमें पत्तियों के किनारे ऊपरी भाग से शुरू होकर मध्य भाग तक सूखने लगते हैं। सूखे पीले पत्ते के साथ साथ राख के रंग के चकते भी दिखाई देते हैं। बालियां दाना रहित रह जाती है। वहीं ब्लास्ट या झोंका रोग फफूंद से फैलता है। पौधे के सभी भाग इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं।
पत्तियों पर भूरे धब्बे, कत्थई रंग और बीच वाला भाग राख के रंग का हो जाता है। फल स्वरूप बाली आधार से मुड़कर लटक जाती है और दाने का भराव भी पूरा नहीं हो पाता है। बात अगर कीट की करे तो धान में तना छेदक, पत्ती लपेटक, फुदका और ग्रास हॉपर कीटों के हमले की आशंका रहती है। फसल पर इन कीटों और रोगों का प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो जाना आपने इस रिपोर्ट के जरिए हमारे देश में कितने बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। फिर चाहे हम खाद्य सुरक्षा को देखें या इसके साथ साथ जो किसान की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए धान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आवश्यकता है कि इसके उत्पादन को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं और जो उत्पादन हम ले रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण कैसे होगा। यहाँ डॉक्टर दिनेश, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हमारे जो किसान हैं कई क्षेत्रों में इसकी जो रोपाई है वो हो भी चुकी है, क्या अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ किसान अगर चाहें तो इसकी रोपाई कर सकते हैं? जहाँ तक धान की रोपाई की बात है, इसका समय किसान भाइयों अब निकल चुका है जी। अब आपको धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप करते हैं तो उसमें ब्याज कम बनेगा, आपको पैदावार कम मिलेगी और जो भी आप लागत लगाएंगे उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा जी। बेहतर होगा कि समय आने पे जैसे आपके खेत से पानी बाहर होता है तो आप दूसरी फसलें लगा सकते हैं। जैसे उत्तरी भारत में आजकल हम अगेती सरसों आप लगा सकते हैं। कुछ समय बाद सितंबर में आप मटर लगा सकते हैं। कुल मिला के यही मेरा कहना है कि इस समय पे आप धान की और रोपाई आप ना करें जी। ये देख बेहद ही आवश्यक, क्योंकि समय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और समय के साथ साथ हमने देखा जो जलवायु परिवर्तन का असर है वो जाहिर तौर पर हमारी फसलों पर पड़ता नजर आ रहा है। उत्पादन जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ऐसे में डॉक्टर आरती, किस तरह की जो असर की हम बात करते हैं फसल पर, धान की फसल पर किस तरह का असर आप देखती हैं? जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे वायुमंडल का तापमान में वृद्धि हो रही है, हमारी वर्षा में अनियमितता आ रही है, कहीं पे वर्षा ज़्यादा पड़ रही है, कहीं पे कम पड़ रही है। अब वर्षा की कमी के कारण, जैसे दिनेश जी ने अभी बताया कि हमारे किसान रुपाई भी नहीं कर पाते समय से, तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन के हमारे धान पे असर देखे जा रहे हैं। तो इसके लिए ये मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे किसान भाई, आप जो हमारी जो किस्में हैं उनका चुनाव आपको ऐसा करना पड़ेगा जो कि कम अवधि की किस्में हैं। तो अगर जैसे रुपाई देर से हो रही है तो आप ऐसी किस्मों लीजिए, ऐसी किस्मों की रुपाई कीजिए जो कि कम अवधि की हो, ताकि अगर वर्षा में कमी है या वर्षा लेट आ रही है तो आप उसकी सही समय से सही तरह से उसकी पैदावार ले सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि आप सही पोषक तत्वों का प्रबंधन कीजिए, सिर्फ खाली नाइट्रोजन पे फोकस ना रहे, उसके अलावा आप दूसरे पोषक तत्व भी लगाइए, एनपीके का प्रयोग कीजिए। साथ साथ में जो आप ना मल्चिंग कीजिए, तो आपको जो मतलब मल्चिंग करने से ये रहता है कि जो मृदा की नमी है वो बनी रहती है, आपको सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। तो जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए ये कुछ धान के में उपाय हम कर सकते हैं जी। थोड़ा सा इसमें मुकुल जी मैं जोड़ूंगा जी डॉक्टर, कि जैसे मल्चिंग वाकई बहुत ही प्रभावी तरीका है जिससे हम जल की बचत कर सकते हैं। और खास करके जैसे अब सीधी बिजाई की बात चल रही है तो मल्चिंग का प्रयोग जो हमारा सीधी बिजाई वाला धान है उसमें ज्यादा लाभकारी होगा जी। ये भी देखिए एक महत्वपूर्ण तकनीक हम मान सकते हैं सीधी बिजाई की जब हम बात करते हैं। लेकिन हमारी जो अलग अलग फसलें आती हैं, धान की आज खास तौर से बात कर रहे हैं, वहाँ पर कीटों की जब समस्या आती है तो किसान परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या शुरुआत में ही कुछ इस तरह के उपाय हैं जिनको अपनाकर किसान कीट नियंत्रण कर सकते हैं, या किस तरह की सावधानी उनको रखनी होगी? इस बारे में डॉक्टर रचना आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान हैं किस तरह की सावधानी रखें और कौन से प्रमुख कीट हैं जो कि धान की फसल में आकर किसान को परेशान करते हैं? इस समय धान की फसल में दो मुख्य कीड़े होते हैं, एक है पत्ता लपेटक और दूसरा है तना छेदक। इन दोनों के सूंटियां ही हमारे फसल को खराबी पहुंचा जा सकते हैं। और इनमें पत्ता लपेटक पत्तों को सील कर लपेट लेते हैं और उनके हरा पदार्थों खा जाते हैं अंदर के। तो दूर से हम देखेंगे तो हमारे खेत में वो सफेद रंग नजर आ जाता है। और दूसरी तरफ अगर तना छेदक के बारे में सोचेंगे तो वो उनकी सूंटियां तने के अंदर छेद कर उनके अंदर के चीजों को खा जाते हैं और इसी लक्षण को हम डेड हार्ट बोल देते हैं। और उसी लक्षण वाला पौधे जो है उनको हम आसानी से उखाड़ सकते हैं मिट्टी से। ये है इनका
लक्षण जो हम इस तरह की बोलेंगे। पहचान यानी हमारे जो किसान हैं वो कर सकते हैं कि आपके खेत में अगर कीटों की समस्या है और इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं, अगर जो पत्तियां हैं वो आपको हल्की सी सफ़ेद रंग होती नज़र उसमें आए, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आवश्यकता यही कि लगातार आप अपने खेत की निगरानी करें और समय समय पर यहाँ डॉक्टर आरती जैसे आपने हमें बताया कि क्योंकि बारिश का जो असामान्य वितरण है उसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है किसानों को, लेकिन आमतौर पर कितना जो पानी है वो किसानों को खेत में रखना चाहिए? क्योंकि एक धारणा ये हो गई है कि आपको पानी जो है हमेशा धान के खेत में खड़ा रखना चाहिए, अच्छी उपज आपको इससे मिलेगी। किस तरीके से अब इस तरह की जो धारणा है उसको क्या हम बदल पाएंगे? ये धारणा हमें बदलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जल भर के सिंचाई करने की हमें आवश्यकता नहीं है। जब मतलब एक सिंचाई की और उसके बाद जब पानी धीरे धीरे नीचे जाता है और मिट्टी के ऊपर थोड़ी थोड़ी दरारें आ जाती हैं, वो सही समय होता है जब किसान भाई दूसरी सिंचाई करें। हमेशा जल भर के रखने की जरूरत नहीं है। बस और जैसे कि अभी दिनेश जी ने बताया, आप सीधी जो है ना डायरेक्ट सीडेड राइस, जो सीधी बिजाई की धान की खेती है, उसमें भी पानी की लागत कम लगती है, तो आप वो भी करिए। और साथ में ये आपको जल भर के सिंचाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उस पर आप पक्का निरंतर कीजिए। इससे आपको दो फायदे होंगे कि एक तो हमारे वायुमंडल को भी फायदा होगा, उसमें आपका मीथेन जो गैस है उसका उत्सर्जन कम होगा, जिससे हमारे तापमान में वृद्धि होती है। इसके अलावा देखिए, आपको पानी के लिए सिंचाई करने के लिए आप बिजली का इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं किसान भाइयों को उसमें भी फायदा होगा, यानी लागत किसान की बच पाएगी, लागत भी कम होगी। बिल्कुल इससे तो इसलिए बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पूरी धान में हम जल भर के सिंचाई करें। पैदावार में आपको कमी नहीं आएगी अगर आप नियंत्रण सिंचाई करें और सही समय पे सिंचाई करें। जी बिल्कुल, देखिए इस बात का आपको ख्याल रखना होगा और इसीलिए जो प्रबंधन है वो काफ़ी आवश्यक माना जाता है। और साथ ही डॉक्टर दिनेश, अगर बात की जाए, क्योंकि हमारी जब हम रोपाई करते हैं तो खरपतवार की समस्या आने लगती है, एक प्रमुख समस्या जिसमें किसानों की लागत भी ज़्यादा लगती है। अगर समय से खरपतवार नियंत्रण कर लिया जाए तो ना सिर्फ जो उपज है हमारी वो ज़्यादा रह पाएगी, बल्कि लागत भी जो है हमारी किसान की वो बच सकती है। बिल्कुल, खरपतवारों द्वारा काफ़ी हानि हमारे धान की फसल को होती है जी। और दो विधि से मोटे तौर पे धान लगाते हैं, एक तो सीधी बिजाई विधि है और दूसरी हमारी रोपाई विधि है जी। तो मोटे तौर पे जो हमारा सीधी बिजाई किया गया धान है उसमें खरपतवारों की समस्या ज्यादा आती है और रोपाई वाले में कम आती है। हालांकि दोनों में जो है घास कुल के खरपतवार आ सकते हैं और चौड़ी पत्ती वाले आ सकते हैं जी। जो सीधी बिजाई वाला है उसमें चौड़ी पत्ती वाले ज्यादा आते हैं, सकरी पत्ती वाले कम आते हैं, और जो हमारा रोपाई वाला धान है उसमें धान कुल के घास कुल के खरपतवार ज्यादा आते हैं जी। तो इनके नियंत्रण के लिए सबसे पहले शुरू में ही किसान भाई रसायनों का प्रयोग करते हैं। पेंडिमिथालिन है, फ्लूक्लोरेलिन है या दूसरी दवाई है, वो पहले ही डाल चुके होंगे, क्योंकि अब आपकी फसल 1 महीने के ऊपर की हो गई है, तो ऐसे में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक विधि से करना मुश्किल होता है। अगर आपकी फसल 25 से 30 दिन की है अभी भी, चाहे बिजाई आपने सीधी की है चाहे रोपाई की है, तो उसमें आप 20 पारीबैग सोडियम का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावी खरपतवार नाशी है जी। इसकी आप 25 ग्राम मात्रा लें और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़क दें। लेकिन ध्यान रहे, ये अवस्था आपकी 25 से 30 दिन की होनी चाहिए फसल की। इसके बाद अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। फिर भी आपके खरपतवार आते हैं तो कोनो वीडर आता है। जिन किसान भाइयों ने रोपाई की है, चौड़ाई है उनकी पंक्तियों की, वहां कोनो वीडर का प्रयोग करके खरपतवारों को मार सकते हैं। और सबसे बड़ा मुकुल जिसका फायदा ये होता है कि खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर उनका जो है वो खाद का काम करते हैं जी। बिल्कुल, लेकिन एक समस्या किसानों की सामने आती है कि जब अगर सीधी बिजाई की तरफ उनकी इच्छा तो होती है, लेकिन क्या ऐसा भी है कि उसमें ज्यादा खरपतवार का सामना उन्हें करना पड़ता है? जी बिल्कुल, सीधी बिजाई वाले में खरपतवार ज्यादा आते हैं क्योंकि इसमें पडलिंग भी नहीं की जाती जी। पडलिंग का एक उद्देश्य ये भी होता है, पडलिंग का मतलब होता है गारा बनाना खेत में, उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि खरपतवारों को मारा जाए और जो हमारी फसल है उसको हेड स्टार्ट मिल जाए। जब तक खरपतवारों का अंकुरण होगा तब तक हमारी फसल ऊपर निकल चुकी होती है। लेकिन जो सीधी बिजाई वाला धान है उसमें खरपतवार और हमारा जो धान का बीज है दोनों साथ साथ उगते हैं, तो कंपटीशन बचपन से शुरू से ही जो है उनमें हो जाता है। तो सीधी बिजाई वाले में निश्चित तौर पर ज़्यादा खरपतवार आते हैं। हालांकि इसका प्रबंधन किसान भाई करते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। शुरू में आपको प्री इमरजेंस यानी फसल जमने से पहले पेंडिमिथालिन का प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी आप इसमें खरपतवार
रोक सकते हैं। जी, यानी किसान जो हैं अगर देखिए सजग रहें तो जो समस्या आपके सामने आती है खरपतवार की, उसका निदान भी हो सकता है। आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, अलग अलग विकल्प आपके पास हैं। और खासतौर से डॉक्टर आरती, अगर हम देखते हैं जो धान की फसल है, पत्तियों के सहारे काफ़ी जानकारी मिलती है, उसका रंग किस तरह का हो गया है, किसान इसको देख के आसानी से जानकारी मिलती है। और लीफ कलर चार्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर, किस तरीके से उसकी जानकारी किसान को हो सकती है? अगर आप उसको यहाँ दिखा भी दें हमारे दर्शकों के लिए तो काफ़ी अच्छा। जी हाँ, सबसे पहले ये लीफ कलर चार्ट जो है हमारा, ये नाइट्रोजन के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये हम नाइट्रोजन प्रबंधन करना चाहते हैं जब किसान भाई, तो इसका प्रयोग करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप नाइट्रोजन का प्रबंधन अवश्य कीजिए, क्योंकि आप अगर नाइट्रोजन का प्रबंधन नहीं करेंगे तो जो आपने नाइट्रोजन लगाया है वो आपके पौधों को नहीं मिलेगा, वो उसके लॉस हो जाते हैं, वो कुछ लीच हो जाता है, कुछ उड़ जाता है अमोनिया के तौर पे, कुछ नाइट्रस ऑक्साइड की तरह निकल जाता है। तो हम बोरे पे बोरा नाइट्रोजन तो लगा रहे हैं, लेकिन उसका पौधे को फायदा नहीं हो रहा। तो इसका एक बड़ा सस्ता सरल उपाय है ये लीफ कलर चार्ट। ये आप देखेंगे इसमें एक हल्के हरे रंग से लेके गहरे हरे रंग तक की ये पट्टियां हैं जी। तो आपको सुबह के समय 8 से 10 बजे के बीच में एक ही व्यक्ति को ये काम करना है। उसको अपने खेत के अंदर 8 से 10 पौधे लेने हैं और सबसे ऊपर की सबसे खुली हुई पौधे के सबसे ऊपर के भाग की सबसे चौड़ी खुली हुई जो पत्ती है, पूरी खुली हुई, उसको पत्ती को लेके आप इस पे लगाइए और देखिए कि किस पे उसका रंग जा रहा है, किससे मैच कर रहा है जी। और जब आप देखेंगे कि अगर इसमें ये यहाँ पे अंक हैं 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से जब आप देखेंगे कि अगर ये 4 वाला जैसे अंक है, इस अंक से अगर पत्ती का रंग कम हरा है तो इसका मतलब आपकी जो धान है उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता है। अगर उससे ये गहरे की तरफ जा रहा है आपकी पत्ती का रंग, तो आप नाइट्रोजन ना लगाएं, क्योंकि पौधा उस टाइम पे उसको उपयोग नहीं कर पाएगा और वो व्यर्थ में नष्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पत्ती का रंग मिलाना है और उसके हिसाब से आपको, अगर पत्ती का रंग ये 4 नंबर पे जो है इससे अगर कम है, तो अब तब आप एक 20 से 25 किलो नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं, वो आप उस समय लगा सकते हैं। यानी पहचान देखिए किसान को इसके जरिए हो सकती है और ये आवश्यक भी, ना सिर्फ अगर आपके खेत में उर्वरक की कमी है या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, सारी जानकारी आपको खुद भी मिल सकती है। निगरानी आप ज़रूर करें। ऐसे ही जैसे डॉक्टर रजना आप कीटों की भी हमें बता रही थी जानकारी, कैसे किसान जो है वो पहचान कर सकते हैं या किस तरह के लक्षण होते हैं। लेकिन कुछ किसान जो है वो जैविक खेती की तरफ भी हमने देखा उनका रुझान रहता है जब धान की खेती की हम बात करते हैं, और एक प्रमुख वजह वो यही बताते हैं कि इसमें शायद इतने जो कीट हैं वो नहीं आएंगे, गुणवत्ता इसकी अच्छी होगी और उनको बेहतर जो दाम है वो बाजार में मिलता है। आपको कितना, आप इससे कितना सहमत कि वहाँ जो कीटों की समस्या है वो कम हो सकती है, उनका निदान जो है उसमें लागत कम हो पाएगी? जो जैविक खेती करते हैं, जिन किसान के खेत में जो हम जैविक रीति ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे उसी में जितना कम होता है, जो रासायनिक कीटनाशनी के एहसास से जो कम हो सकता है, पर जो उसी का जो तरीके है जो वो बहुत कम ही हमें मिलेंगे। जैसे कि हम प्रतिरोधी किस्मों का इस्तेमाल हमें करना है, जो किसान जैविक रूप से अपना खेत चलाते हैं, और उसी के साथ साथ हमें खेत में अपना ट्रैप्स लगाना चाहिए। जैसे कि ट्रैप्स यानी लाइट ट्रैप हो, फेरोमोन ट्रैप हो, ये दो तरह के ट्रैप हम लगा सकते हैं अपने खेत में, जिससे हम हमारे खेत का मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारे कीड़ों को समूह में कलेक्ट करते हैं, उनको मारने का भी तरीका इस ट्रैप से हम कर सकते हैं। ये 2 तरीका है। इसके अलावा हम जैविक कीटनाशनियों को उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे बैसिलस thuringiensis कुर्स्टाकी, उसका इस्तेमाल हम 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बेवेरिया बैसियाना हो गया, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम कर सकते हैं। वैसे सबके पास होते हैं नीम ऑयल का छिड़काना, नीम की सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का छिड़काना, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। ये भी विकल्प के तौर पर इनका चयन किया जा सकता है, यानी इन सब से वैसे मेरे जो राय है, इन सब से हमारा जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जब ये सबका हमारा कीड़े का संख्या जो ETL या इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा अगर हो रहा है, तो हम इस रूप में हमें पूरा कंट्रोल हमारा खेत में नहीं मिल पाएंगे। तो हमें उसी टाइम में हमें जो कीटनाशकों उन
उसी कीड़े के लिए जो है वही इस्तेमाल करके हम उनको रोक सकते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण कि देखिए जो कीटनाशी है उसका इस्तेमाल यानी उपयोग आप आखिरी विकल्प के तौर पर करें। उससे पहले भी आपके पास कई विकल्प हैं, लेकिन आर्थिक क्षति स्तर जो होता है हर पत्ती पर आपको देखना होगा प्रति कीट यानी कि संख्या कितनी आपको नजर आ रही है। अगर वो ज़्यादा है तब हो सकता है आपको कीटनाशी का इस्तेमाल करना पड़े, वरना उसमें आपको अपनी लागत जो है वह नहीं करनी होगी। उससे पहले भी कई उपाय हैं जो डॉक्टर रजना ने हमें यहाँ बताए। लेकिन डॉक्टर दिनेश, कई तरह के जो रोग हैं वो भी हम देखते हैं, या किस तरह की शुरुआती अवस्था जब होती है, करीब जैसे आप समय हो चुका है 1 महीना लगभग हो गया है, और किस तरह की समस्याएं हम देखते हैं? जी बिल्कुल, अभी जैसे रोग पे तो हम बात करेंगे, अभी थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ दूं बात कि जैविक खेती में जैसे मैडम बता रही थी तो निश्चित तौर पे कीटनाशी का प्रयोग करना है, लेकिन ऐसे कीटनाशी का प्रयोग करना जो हमारा जो वानस्पतिक पदार्थों से मिला हुआ कीटनाशी हो उस तरह का कर सकते हैं। जैसे मैडम ने बताया नीम का तेल है, रासायनिक कीटनाशी हम शायद जैविक खेती में नहीं करेंगे जी। और जहाँ तक रोगों की बात है, धान के रोग, तो इसमें इस समय पे 2-3 रोग मुख्य रोग आते हैं। जैसे हमारा बकानी रोग है प्रमुख, और दूसरा ब्लास्ट, पैडी ब्लास्ट रोग जो बदरा रोग है वो आ सकता है। ब्लास्ट तब ज्यादा आता है जब हमारे बादल बने हो, जैसी स्थिति आजकल चल रही है, इसमें ब्लास्ट, पत्ती का ब्लास्ट आने की संभावना होती है, बदरा रोग आने की संभावना रहती है जी। ब्लास्ट में होता क्या है कि फफूंद से होता है, और ये कवक आपके धान के पत्तों पे आंख के आकार के धब्बे बना लेता है। जैसे कोई नाव हो या आंख हो हमारी, उस तरह के धब्बे बन जाते हैं। बाहर की तरफ भूरा रंग होता है, अंदर की तरफ धूसर रंग होता है। तो ये धब्बे धीरे धीरे बड़े होकर पूरी पत्ती को घेर सकते हैं और इससे काफी नुकसान हो सकता है जी। काफी नुकसान की संभावना बनी रहती है। आवश्यक यही कि हम लगातार देखें किस तरह का रोग फसल में लगा है, उसका उपचार करें, और प्रबंधन अपनाना इसलिए ही काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन धान की फसल में कई और ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा अच्छी उपज लेने के लिए, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए। उनके बारे में भी आपको हम यहाँ जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं धान में फसल प्रबंधन के बारे में, किस तरीके से उचित प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं, उसके ज़रिए अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे जो किसान हैं अक्सर कई तरह की समस्याओं से फंस जाते हैं धान की फसल में, लेकिन वहाँ पर अगर आप जागरूक रहें या लगातार फसल की निगरानी करते रहें तो काफ़ी हद तक जो समस्याएँ हैं वो खत्म हो सकती हैं। और हमारे साथ आज जो विशेषज्ञ मौजूद हैं लगातार उन समस्याओं के समाधान के बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। यहाँ डॉक्टर दिनेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से ब्रेक पे जाने से पहले हम रोग के बारे में बात कर रहे थे, कई तरह के रोग हैं जिनका जो असर है वो हमें नज़र आ जाता है फसल पर, लेकिन क्या समय रहते इनका जो नियंत्रण है वो कर लिया जाए तो ठीक, या आने वाले समय में ये उपज को प्रभावित कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए रोग का नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है निगरानी। चाहे रोग हो हमारा, चाहे कीट हो, किसान को चाहिए कि सुबह या शाम के समय अपने खेत में जाए, अपनी फसल को देखे, पत्तों को देखे और उसमें निरीक्षण करे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं पौधों का स्वास्थ्य प्रभावित तो नहीं हो रहा। इसी तरीके से जैसे रोगों की संभावना है तो आप उनके लक्षण पहचान सकते हैं। बदरा का लक्षण मैंने बताया था अभी। इसी तरीके से दूसरा रोग है बकानी। बकानी रोग नर्सरी से शुरू हो सकता है और खेत में भी दिखाई देता है। खास करके कुछ किस्मों में, बासमती की किस्मों में इसको देखा जाता है और आप पाएंगे कि जरूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं कुछ पौधे, और वो पीले रंग के हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें कल्ले भी नहीं बनते और समय बीत जाता है
तो बाद में जब बाल का समय आता है तो बाल भी नहीं निकलती। ये कई बार बहुत ज़्यादा पौधों में आ जाता है और मुख्य खेत में अगर ये आता है तो इसकी रोकथाम करना मुश्किल होता है। बेहतर ये है कि किसान शुरू में ही इस तरह के पौधों को पहचान ले। अगर खेत में ये ऊंचे लंबे पौधे दिखाई दें तो इनको उखाड़ के दूर ले जाएं और मिट्टी में इनको दबा दें। और कई बार ऐसा होता है कि सारी की सारी फसल प्रभावित है, तो उस दशा में किसान भाई अगर सारे खेत में आपके बकानी आ गया है तो अब आप इस फसल को नष्ट कर दें और कुछ समय बाद आप उसमें दूसरी फसल लगा लें। ब्लास्ट रोग जैसे मैंने बताया था, बदरा रोग, आंख के आकार के धब्बे बनते हैं, पत्ती भूरे रंग की हो जाती है, उसके लिए आप बावस्टीन नाम की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। 0.1%, 1 ग्राम बावस्टीन 1 लीटर पानी 500 लीटर घोल बनाएं और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़क दें तो बदरा रोग का नियंत्रण हो जाता है। जी, तो देखिए किस तरीके से नियंत्रण आप कर सकते हैं बदरा रोग पर। साथ ही यहाँ डॉक्टर आरती, जिस तरीके से पहले आपने बताया कि जो हमारे खेत में पानी की स्थिति है वो क्या रखनी हमें चाहिए। नमी जो है वो आवश्यक है, लेकिन नमी बरकरार रखने के लिए किसान अक्सर, जैसा आपने कहा, भूल कर बैठते हैं, पानी खड़ा रहता है। ज़्यादा देर तक अगर हमारे खेत में पानी खड़ा रह जाए, क्या उससे भी जो उत्पादन है हमारा वो प्रभावित होगा या किस तरह का नुकसान फसल में हो सकता है? नहीं, देखिए, पानी रखने से तो नुकसान नहीं होता हमारी फसल में, लेकिन ये है कि पानी आगे के समय में आप देखिए, पानी क्योंकि हमारी जलवायु परिवर्तन की वजह से पानी की अवेलेबिलिटी में कमी आएगी, तो इसके लिए जो हमारे किसान भाई हैं उनको अभी से तैयारी करनी है। एक तो आप जो ये टपकदार जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, फवारा सिंचाई, टपकदार सिंचाई, इसका प्रयोग जरूर करिए। जो ड्रिप इरिगेशन है वो आपका मतलब पानी की जब आपकी कमी रहेगी तो उसमें उसकी भरपाई करने के लिए आप आराम से ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में पानी की कमी होएगी। तो अगर आपको धान की फसल लेनी है, अच्छी पैदावार लेनी है, तो अगर आप पानी की कमी है तो आप उस टाइम पे आप ड्रिप इरिगेशन कीजिए। ये जो है आपकी धीरे धीरे निकलेगी पानी, तो उसमें आपकी नमी बनी रहेगी और आपका पौधा सड़ेगा भी नहीं। जैसे कि ना छोटा पौधा होता है, तब ज़्यादा पानी हो तब हो सकता है कि आपका पौधा सड़ जाए, लेकिन इस केस में आप जो है ये इसमें आपकी पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी, बढ़िया रहेगी। इसके अलावा पानी का नियंत्रण करने के लिए जैसे कि बताया गया कि आप मल्चिंग कीजिए। तो आप अगर सीधी बिजाई की खेती कर रहे हैं तो उस केस में भी आपका जो है आप मल्चिंग करिए, तो उसमें क्या है कि सिंचाई की आवश्यकता ही कम पड़ेगी, तो कम आपका पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो पानी का प्रबंधन अति आवश्यक है। जी डॉक्टर आरती, लेकिन जो किसान हैं हमारे आमतौर पर सतही सिंचाई करते हैं, क्या ऐसे में आवश्यक यही कि वो ना सिर्फ स्प्रिंकलर या जो ड्रिप विधि से सिंचाई है उसको भी अपनाएं पानी बचाने के लिए? बिल्कुल जी, ये बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई बहन हमारे जो है ये ड्रिप और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन को अपनाएं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे कि पानी की अनियमितता रहेगी तो आपकी पानी की बचत भी होगी और इसमें पक्का आपको पैदावार में बिल्कुल कोई नुकसान नहीं आएगा, बल्कि आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। तो आप ये प्रणाली ज़रूर अपनाएं, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन की। जी, अच्छी पैदावार देखिए आपको लेनी है तो आवश्यक यही कि जो हमारी नई नई तकनीकें आ रही हैं जिनका प्रयोग हम लगातार करते हैं उनको और ज़्यादा हमें बड़े पैमाने पर अपनाना होगा। और डॉक्टर दिनेश, अब हम देखते हैं जो किसान हैं जागरूक हो चले हैं, ना सिर्फ इनका उपयोग वो पहले से कर रहे हैं बल्कि और जो नई तकनीक आती है कोशिश शायद यही रहती है कि जल्द से जल्द नई तकनीक किसानों के बीच पहुँचे और किसान आगे बढ़कर उसको अपना भी रहे हैं। जी बिल्कुल, आजकल नई तकनीकी आ रही हैं। अब जैसे जल की बचत की बात करें तो सीधी बिजाई वाले धान में आजकल ब्राउन मैन्योरिंग की बात करते हैं। ब्राउन मैन्योरिंग में किसान क्या करते हैं, जब सीधी बिजाई करते हैं, मशीन से होती है सीधी बिजाई धान की, और फसल के अवशेषों में भी करते हैं, बिना जुताई के कर देते हैं। आजकल हैप्पी सीडर आ गया, तो ऐसी दशा में आप ढैंचे का बीज छिड़क सकते हैं जी। और जब वो ढैंचा आपका 25-30 दिन का होता है तो उस समय पे आप इसमें 2,4-D डाल के उसको नष्ट कर सकते हैं और उससे जैव पदार्थ मिट्टी में बढ़ता है, खरपतवार कम आते हैं और सबसे बड़ी बात है इस तरह की विधि से हम पानी की बचत कर सकते हैं जी। क्योंकि इसमें हम ड्रिप सिस्टम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बेड प्लांटेड है, बेड पे यानी जो क्यारी, उठी हुई क्यारी किसान बनाते हैं उस पे धान लगाते हैं, तो उसमें बड़ी सुविधा होती है। ड्रिप सिस्टम आप वहाँ पे लगा सकते हैं और बहुत सारे अनुसंधान कार्य किए गए हैं, खास करके भोपाल में, जहाँ ये पाया गया है कि स्प्रिंकलर सिस्टम भी प्रभावी है। तो जैसा मैडम ने बताया कि हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे हम ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रयोग धान में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा तब ज़्यादा मिलेगा जब सीधी बिजाई से हम धान बोएं और पानी की बचत कम से कम 50% पानी की बचत
तक इससे हमारी हो सकती है। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण कि देखिए किस तरीके से हम धान की खेती करके भी पानी की बचत कर सकते हैं और अपनी लागत को कम कर सकते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके की समस्याएं आती हैं धान की फसल में, कीट की समस्या जो है वो एक प्रमुख हो जाती है। डॉक्टर अजय, इस बारे में और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। जैसा आपने बताया कि जो किसान हैं आखिरी विकल्प के तौर पर रखें, आखिरी ऑप्शन जो है वो रखें कीटनाशी को छिड़कने के लिए, लेकिन इस दौरान किस तरह की सावधानी उनको रखनी होगी अगर किसान इसका छिड़काव कर रहे हैं तो? कीटनाशियों का छिड़काव जो करते हैं वो कम जो मात्रा जो बोलते हैं उसी सही मात्रा में ही सही समय पे ही आपको करने होते हैं अपने खेत में। जो जब हम कीटनाशक प्रयोग करते हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग के आवर्स में आप करें, जब अपना हवा नहीं है, अपना अंतरिक्ष में हवा नहीं है, उसी टाइम में ही आपको करना होता है। और उसके बाद कीटनाशकों का सही प्रबंधन के लिए हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत में। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी हम समीकृत रूप में सारे मेथड्स यानी कल्चरल मेथड, यांत्रिक मेथड, व्यवहारिक मेथड और जैविक मेथड और रासायनिक मेथड का अपना खेत में साथ साथ की जो हमें चाहिए उसी टाइम में हम इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रयोग करते हैं, उसी को इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो हम करते हैं तब हमारा कल्चरल मेथड अगर हम लेंगे तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत कम कर लीजिए, वो एक है। फिर हम जब खेत में रोपाई करते हैं तब जो पौधे हैं उनके तने को काट कर फेंक दें, वो एक मेथड है जो हम कीड़ों को कम करने के लिए अपने फील्ड में। जो एक दूसरा तरीके हैं जो मैंने पहले बताए थे कि ट्रैप यूज़ करें, ये यांत्रिक मेथड बोलते हैं उसको, ट्रैप यूज़ करें, फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप, कुछ भी आप अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं। जो फेरोमोन ट्रैप कुछ तनाछेदक और पत्ता लपेट कर के लिए बहुत अच्छा है। और फिर हम ये यूज़ कर सकते हैं ट्राइकोकार्ड्स, अपने खेत में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोकार्ड यानी एक मित्र कीट का अंडे हैं जो हम एक कार्ड में चिपकाते हैं और अपने खेत में अलग अलग जगह पे यानी 50 से 75 हज़ार पर प्रति हेक्टर प्रति हफ्ता हम 3-4 हफ्ताओं के लिए अपने खेत में लगा सकते हैं। इससे बहुत अच्छा कीड़ों का नियंत्रण हो सकता है। ये सब हम करने के बाद भी फिर हमारा कीड़े का संख्या ETL लेवल से ज़्यादा जा रहे हैं तब हमें कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये इतना पहले करके हम देख लें, उसके बाद हम कीटनाशक का उपयोग करें ताकि हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा, हमारे मित्र कीड़ों के लिए भी अच्छा होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर अजय, जैसे आपने बताया कि जो मित्र कीट हैं उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा ही, साथ ही हमारे जो किसान हैं उनकी लागत को देखिए किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। लेकिन लागत के साथ साथ कई तरह की जो आवश्यकताएं हैं वो किसान की चलती हैं। डॉक्टर दिनेश, अगर देखा जाए क्योंकि हमारे किसान जो हैं चाहते यही हैं कि अच्छी उपज उनको मिल सके और इसके लिए कभी हम देखते हैं या तो अंधाधुंध जो खाद है उसका इस्तेमाल करने लगते हैं और इस वजह से जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी अनदेखी हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? धान में मुख्य तौर पे 2 पोषक तत्वों की बात ज़्यादा हो रही है। जहाँ तक सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात है उसमें एक तो जिंक है और एक हमारा आयरन है या लोहा है। पहले जिंक की बात कर लेते हैं। जस्ते की कमी मोटे तौर पे ऐसे धान में महसूस की जाती है जो पानी में उगाया जाता है, यानी रोपाई विधि से अगर हम धान उगाते हैं और उसमें पानी खड़ा करके रखते हैं तो उसमें निश्चित तौर पे जस्ते की कमी आएगी। खास करके अगर हमारी मिट्टी में जस्ते की कमी है, उपलब्ध जस्ता नहीं है, पानी के होने से क्या होता है, जस्ता हमारा अनुपलब्ध हो जाता है। अगर हम ये पानी हटा दें या पानी कम हो जाए तो जस्ते की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती कमी की। तो ऐसी दशा में आमतौर पर संस्तुति यही होती है कि जिन मिट्टियों में जस्ते की कमी है उनमें औसतन 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर के हिसाब से आप खेत में बुआई के समय पे या रोपाई के समय पे डाल दें। और ये जस्ता हर साल नहीं डालना किसान भाइयों, इसको आपको तीसरे या चौथे साल डालना है मिट्टी की जांच के आधार पर। खास करके अगर आप धान, गन्ना, गेहूँ इस तरह की सीरियल क्रॉप्स या अनाज वाली फसलें या घास कुल की फसलें लेते हैं तो उसमें जस्ते की कमी ज़्यादा आती है। फिर भी अगर खड़े धान के खेत में जस्ते की कमी आती है तो आप 0.5% का जिंक सल्फेट का घोल बनाएं और अपनी पौध पे छिड़क दें, चाहे वो नर्सरी में हो चाहे मुख्य खेत में, वहाँ पे आप जस्ते का प्रयोग कर सकते हैं छिड़काव के रूप में। दूसरा, लोहा एक पोषक तत्व है जिसकी कमी आती है और ये खास करके सीधी बिजाई वाले धान में आती है या रोपाई वाले धान में भी लोहे की कमी आ सकती है। ये आपका मुख्य तौर पे वहाँ आती है जहाँ सूखा होता है। अगर खेत में पूरी नमी नहीं है, पानी नहीं है तो लोहे की कमी आ जाती है। तो ऐसी दशा में आपको क्या करना है, सबसे पहला इलाज, आसान इलाज यही है कि खेत में आप पानी भर दें तो लोहे की कमी दूर हो जाती है। इसमें होता क्या है कि पत्ती शुरू में पीली होती है
पीली होने के बाद ये सफ़ेद रंग की हो जाती हैं और फिर भूरी हो जाती है। रंग का बदलना बड़ा इसमें मतलब विचित्र तरह से होता है। पहले पीली, फिर सफ़ेद, फिर ब्राउन कलर की पत्ती होकर पौधा सूख जाता है, बढ़वार रुक जाती है। वो लक्षण होते हैं जिससे किसान पहचान सके यानी? जी बिल्कुल। और अगर सीधी बिजाई वाले में आमतौर पे आता है तो इसमें आप 0.5% आयरन सल्फेट का शुरू में छिड़काव करें। अगर फसल आपकी कल्ले अवस्था पे है तो इसको आप 1% का छिड़काव आयरन सल्फेट एक उर्वरक होता है उसका आप कर सकते हैं। इसमें एक ध्यान रखना कि आपको चूने का घोल बना के भी छिड़कना है 0.5% का। अगर लोहे का आयरन सल्फेट का घोल 1% का है तो चूने का आपको 0.5% का घोल बनाना है और दोनों घोलों को बराबर मात्रा में मिला के आपको गेहूं धान में छिड़क देना है। जी, तो देखिए किस तरीके से जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति आप कर पाएंगे। और खासतौर से डॉक्टर आरती, जैसे पहले आपने जिक्र किया जो नाइट्रोजन की वजह से प्रदूषण होता है पर्यावरण में, उसको रोकने के लिए हाल ही में हमने देखा कि एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जो है वो भी चलाया जा रहा है जिससे खतरे को कम किया जा सके। क्या है वो कार्यक्रम, अगर उसकी जानकारी आप दे सकें तो? हाँ जी, एक जो अनुसंधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें हमारे 8 देश जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, वो एक प्रोजेक्ट का नाम है साउथ एशियन नाइट्रोजन हब प्रोजेक्ट। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर ही कार्यक्रम चल रहा है। नए किस्म के मतलब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि किस तरह से नई, जैसे आपने नीम लिपित यूरिया तो है ही हमारा, अब उसी का प्रयोग हो रहा है और उससे अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और तरह के हम लोग कोशिश कर रहे हैं नए अनुसंधान करने की, जिसमें कि हम और मतलब देखिए एक ही कोटिंग है इसमें यूरिया पे, लेकिन और नाइट्रोजन की आपकी उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ और तरह की कोटिंग करने के प्रयोग कर रहे हैं और उसके लगाने के टाइम पे और किस तरह से हम मतलब उस प्रबंधन के प्रयोग कर रहे हैं ताकि, और अलग अलग वैरायटी पे प्रयोग कर रहे हैं कि किस तरह की वैरायटी में किस समय पे किस तरह का हम नाइट्रोजन का उपयोग करें कि किसान भाइयों को उसकी पैदावार अच्छी मिले और हमारे वायुमंडल को भी नुकसान कम हो। और इसके अलावा ये इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं कि भाई नाइट्रोजन की आवश्यकता है कितनी आखिरकार। जो हमारे किसान भाई हैं बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे को जो नाइट्रोजन के अलावा जैसे हमारे जो हम बोलते हैं NPK, तो नाइट्रोजन का सिर्फ प्रयोग करना ही ज़रूरी नहीं है। ये ध्यान रखिए कि हमारा अगर P और K कम रहेगा तो हमारा पौधा नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही तादाद में, जैसे कि 4:2:1 के रेशो में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम लगाना है। अगर आपने P और K नहीं लगाया तो उस केस में भी आपका पौधा जो है वो इसको ले नहीं पाएगा अच्छे से। तो और वो सारा का सारा जो होगा मतलब वो पर्यावरण में या पानी में इधर उधर नीचे चला जाएगा। तो आप लगा रहे हो, आप पैसा खर्च रहे हो लेकिन पौधे को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको उसमें पैदावार भी नहीं मिल रही। और ज़्यादा है पौधे में क्या होगा कि उसका जो पौधे का जो वो है मतलब जो भूसा है वो बड़ा, मतलब आपका वो जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो ड्राई मैटर है, लेकिन उसमें दाना नहीं मोटा होगा, आपके पैदावार में फ़ायदा नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप नाइट्रोजन, इसी तरह के प्रयोग हम इस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, नाइट्रोजन का सही समय पे लगाइए। जैसे ये लीफ कलर चार्ट का आप प्रयोग कीजिए। और किसान भाई ये ध्यान रखिए कि जो हमारी बासमती की किस्में हैं उसमें 20 से 25% नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर आपने लगाना है, जो इसमें नाइट्रोजन का जब लीफ कलर चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारी संकर किस्में हैं, जो अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं, उसमें आप 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर लगा सकते हैं। जब भी इसका जो कलर चार्ट का रंग, ये भी सब हम प्रयोग कर रहे हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर कि हम और इसको बेहतर कैसे बना सकें और सरल उपाय कैसे कर सकें ताकि कि जो जल का और नाइट्रोजन का प्रबंधन हो सके अच्छी किस्मों, हर अलग अलग टाइप की किस्मों के लिए यही कार्यक्रम। यानी इनकी जो दक्षता है उसमें और देखिए किस तरीके से इजाफा किया जा सकता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोशिशें तेज चल रही हैं, ना सिर्फ जो किसान हैं उनकी लागत को कम किया जा सके, आमदनी को बढ़ाएं, उसके साथ साथ जो पर्यावरण है उसका भी ख्याल रखा जाए। डॉक्टर रजना, आपसे भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया जो कीटनाशी का इस्तेमाल किसान करते हैं या छिड़काव जो करते हैं उसके जरिए किस तरह की जो हानि है वो हो सकती है पर्यावरण के लिए, मृदा के लिए या जो हमारी फसल है उस पर? कीटनाशकों का उपयोग जो हम करते हैं उसके जैसे कि 2 तरह के
प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसमें एक है हमारी खेत में जो हम देखेंगे तो हमारे मित्र कीट को ज्यादा छिड़काने से हमारी मित्र कीट मर जाता है। तो हम जब छिड़काव करते हैं तभी हमें मकड़ियों के जाल वो सबको अवॉइड करके ही हमको करना होता है। और दूसरी है हमारी पर्यावरण का, हम ज्यादा छिड़काव करते हैं तो हमारी पर्यावरण में वो डायरेक्टली हमारी पानी में, मिट्टी में सब मिलावट होता है, सब जगह मिलावट हो जाता है। और उसके बाद वो लास्ट हमारे पास ही आ जाता है, हमारे गाय भैंस के पास और हमारे पास या पानी की कनाल से ये सब हमारे पास ही आ जाता है। इसलिए सही मात्रा में जो हम रेकमेंड करते हैं उसी मात्रा में और सही टाइम में सही वाला कीटनाशक ही हमको इस्तेमाल करना होता है। जी, और जैसे कहा जाता है जैसा बोइएगा वही काटिएगा, यानी अगर आपने ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया तो देखिए आज भले ही उसका नुकसान आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आने वाले समय में उसका नुकसान जो है सीधे तौर पर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। क्योंकि जैसे ही अगर जो उत्पादन हमारा निकल कर आ रहा है उसको जो भी ग्रहण कर रहा है, अगर हरे चारे के रूप में उसका भी ज़रा भी प्रयोग हुआ, मृदा से जो भी हमने उपज ली, तो वो हमारे पशु की सेहत के लिए हानिकारक होगा और धीरे धीरे मनुष्य की सेहत तक वो पहुँच सकता है। इसलिए ज़रूरी यही संतुलित मात्रा जो है उसका उपयोग किया जाए। साथ ही डॉक्टर दिनेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार हमारे जो किसान हैं अलग अलग सूक्ष्म पोषक तत्व की तो हमने यहाँ बात की, लेकिन जब प्रबंधन की बात आती है अक्सर यही देखा जाता है कि चलिए जो उर्वरक है वो दे दिया गया, या नॉर्मल अगर सामान्य सिंचाई की हम बात करते हैं वो कर दी गई और उसके ज़रिए उपज बढ़ाने की बात हम कर पाते हैं, लेकिन उपज जो है वो प्रभावित हो जाती है, उतनी अच्छी उपज मिलती नहीं। क्या इसके लिए जो अलग अलग किस्में हैं उनको चयन उन्हें करना होगा, या लगातार एक ही किस्म का जो चयन किया जाता है वो ज़्यादा परेशानी का सबब है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर उपज बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें किसान भाइयों को देखनी पड़ेंगी। इसकी शुरुआत हम शुरू से ही कर सकते हैं। सबसे पहले तो फसल चक्रों को किसान भाइयों को अपनाना पड़ेगा। अगर आप एक ही खेत में एक ही तरह की फसल बार बार लेते रहेंगे, धान हर बार, देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे 3 फसल धान की लगातार एक बार लेते हैं, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे 2 फसल एक बार लेते हैं, कहीं पे धान गेहूँ। तो इस तरह के फसल चक्रों में परिवर्तन लाना पड़ेगा अगर हम लंबे समय तक पैदावार चाहते हैं अपनी। दूसरा, जहाँ तक किस्मों की बात है तो किस्मों में भी हमें हेर फेर करनी चाहिए। लगातार एक ही तरह की किस्म उगाने से समस्या आ सकती है, क्योंकि कीड़े बीमारी उसके लिए अगर वो सहनशील नहीं है, उस सहिष्णु है, तो वो बार बार उसमें वो कीड़े मकोड़े आते रहेंगे। तो किस्मों का बदलाव भी एक अच्छी चीज़ है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज़ में हमें विविधीकरण लाना चाहिए। जैसे मैडम रचना बता रही हैं, पेस्टिसाइड या पीड़कनाशी हैं या कीटनाशी दवाएं, इनमें भी हमें अलग अलग करनी चाहिए। एक ही दवाई लगातार प्रयोग करेंगे तो उसमें कीड़े में उसके प्रति रोधिता आ सकती है। इसी तरीके से घास मारने की दवाई है आपकी, खरपतवार नाशी है, उनमें भी हमें विविधता लानी है। तो जितनी ज़्यादा हम विविधता लाएंगे अपने खेत में और खेती में, उतनी ज़्यादा हमारी जो पैदावार है वो हमें सस्टेनेबल पैदावार या सतत पैदावार मिल पाएगी। जी, तो ना सिर्फ देखिए फसल चक्र बल्कि फसल विविधीकरण जो है वो क्यों आवश्यक हो जाता है, और अक्सर किसानों की ये समस्या रहती है कि शायद इस बार उतनी उपज अच्छी नहीं हुई, तो हो सकता है इसका कारण यही हो। आपको जो अलग अलग किस्में लगातार विकसित की जाती हैं, उन्नत किस्में हैं, और उनमें अगर हम बात करते हैं प्रतिरोधक क्षमता जो है उसके साथ उनका विकास किया जाता है, जो कि आपके लिए, आपकी लागत के लिए और आपकी उपज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आने वाले समय में और कौन से प्रमुख जो कार्य हैं धान की फसल में आपको करने होंगे जिससे आपकी जो उपज है वो बढ़ सके, उसमें नुकसान आपको ना हो, ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। विचार विमर्श में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं आज धान की फसल के बारे में, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए अच्छी उपज के लिए, और उसके लिए जो ना सिर्फ सावधानियां हैं वो आपने जानी, लेकिन इस दौरान और किस तरह का ख्याल आपको रखना होगा इसके बारे में भी हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। और यहाँ अब डॉक्टर रचना, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो शुरुआत में आपने बताया तनाछेदक की हम बात करें या पत्ती लपेटक की हम बात करते हैं, तो कौन से ऐसे रसायन जिनके जरिए इनका नियंत्रण खासतौर से किया जा सकता है, क्योंकि किसान इनकी वजह से काफ़ी परेशान होता है। इन दोनों कीड़ों के लिए एक ही जैसा हम रासायनिक कीटनाशक जो यूज़ करते हैं वो एक ही जैसे वाला होता है। जैसे एक है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, उसका है 50 SP हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 2 ग्राम प्रति लीटर में हम छिड़काव कर सकते हैं उनका। और दूसरा एक है क्लोरनथ्राइनोल, उसका 18.5 AC है उसका फॉर्मुलेशन जो हम यूज़ करते हैं, उसी को भी 3 ml प्रति 10 लीटर 3 ml प्रति 10 लीटर है उसका इस्तेमाल। जो छोटे छोटे ml मतलब बहुत कम मात्रा में ही हमको इन नए नए जो कीटनाशक हैं वो छोटी मात्रा में ही हमको खेत में यूज करना है। और एक नया वाला दूसरा है थायोसाइक्लम हाइड्रोजन ऑक्सलेट करके, इनका भी 2 ग्राम प्रति लीटर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर इसका उपयोग हमें करना होगा, इससे ज्यादा मात्रा में ना करें। इससे ज्यादा मात्रा में न करें। अगर आपका फसल में फिर भी प्रॉब्लम कम नहीं हो रहा है तो आपको इसका मात्रा बढ़ावा नहीं करना है, पर दूसरी कीटनाशक यूज करके उनका उपयोग हम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इतना असर जो है उस कीटनाशी का फसल पर नहीं हो रहा है तो ये भूल ना करें कि ज़्यादा मात्रा में कीटनाशी का इस्तेमाल आप करने लगें। उसकी जगह आप जो दूसरा कीटनाशी है, जो दूसरा विकल्प है, उसका चयन कर सकते हैं। और बेहतर यही कि जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे आप सलाह ज़रूर लें। साथ ही यहाँ डॉक्टर आरती, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी जैसा दिनेश जी बता रहे थे कि फसल चक्र की हम बात करते हैं, फसल विविधीकरण की बात करते हैं, और जो किसान लगातार धान की या गेहूँ की खेती करते रहते हैं उसके ज़रिए जो हमारी मृदा है, जो पर्यावरण है, वहाँ पर किस तरह का जो नुकसान है वो हमें हो रहा है, जो शायद आने वाले समय में हमें भोगना होगा। जी हाँ, अगर हम ये ना अपनाएंगे, फसल चक्र में बदलाव नहीं करेंगे, तो आप देखिए ना, आप बार बार अधिक मात्रा में आपको उर्वरक लगाना पड़ेगा। और जब आप अधिक मात्रा में उर्वरक लगाएंगे, अब देखिए फसल चक्र के बीच में अगर आप दलहनी फसलें लेते हैं या हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक तो नाइट्रोजन की लागत तो कम होगी, उसके अलावा मृदा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। और पर्यावरण के लिए, हमारे जलवायु के लिए तो बहुत है, क्योंकि आप उर्वरक का कम इस्तेमाल करेंगे तो जो नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैस है, जो कि आप देखिए ना, यही मैंने बताया कि नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैस है जो कि जलवायु परिवर्तन कर रही है, और वही आने वाले समय में आगे आपके पानी की जो वर्षा में अनियमितता है वो बढ़ती जाएगी। तो डायरेक्टली इसका कहीं कहीं लिंक है कि आप अगर इसमें अभी कमी करेंगे, फसल चक्र में बदलाव लाएंगे, आप दूसरे मतलब दलहनी फसलों को बीच में लेंगे, तो आपका ही लंबे समय में, आने वाले समय में आपके बच्चों का ही फायदा होगा। तो हमें दूर की सोच रखनी है, और ये ज़रूर है कि हमें फसल चक्र में बदलाव लाना ही है। उसमें हमारे उर्वरक, जो हमारा प्लांट है वो उसको उर्वरक लेने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और जैसे आप देखिए ना, हमारे नहीं तो डिप्लीशन सॉइल का ही होता है, मृदा में से ही हमारे पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। तो इससे मतलब ज़्यादा उर्वरक भी ना लगाएं। जैसे कहा जाता है कई बार कि आप बहुत ज़्यादा उर्वरक लगाने से अच्छा है तो आप, और सही मात्रा में अगर उर्वरक नहीं लगा रहे तो आप उर्वरक ना ही लगाएं, तब भी आपकी मृदा और पर्यावरण सही रहेगा। आपकी पैदावार ज़रूर कम होगी, लेकिन आपकी मृदा जो है उसकी गुणवत्ता वापस आ जाएगी, ताकि अगली बार फिर आप दूसरा मतलब आप जो अगले वाले आपकी जो क्रॉप होगी उसमें आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको लंबे समय में आपके बहुत काम आएंगी। जी, यानी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको हमें बरकरार रखना है, और ये ऐसा कतई नहीं कि आप ज़्यादा उर्वरक अपनी मृदा में दे रहे हैं और उसके ज़रिए आपको ज़्यादा उपजाऊ क्षमता मिल जाए। आने वाले समय में उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। अभी के समय में लागत तो आप अपनी बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आवश्यक यही कि कैसे आप सही प्रबंधन अपनाकर जो अच्छी उपज है वो ले सकेंगे। आखिर में दिनेश जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, और ऐसी कौन सी खास बातें जिनका ख्याल किसानों को रखना होगा अपनी उपज को और बढ़ाने के लिए? जी, रोपाई का कार्य या बुआई का कार्य तो पूरा हो चुका है। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण है आप अपनी फसल की लगातार निगरानी रखें, समय पे उसमें सिंचाई या जल प्रबंधन भी करते रहें, क्योंकि बिना पानी के धान नहीं होगा। जब भी ज़रूरत हो उसमें आप पानी लगाते रहें। इसी तरीके से खरपतवार प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। अगर खरपतवार आते हैं तो उनका आप नियंत्रण करें, और सुबह शाम अपने खेत में निगरानी करें कीड़ों की, मकोड़ों की और बीमारियों की। इस समय पे इसी पे आपको ध्यान देना है। अगर कोई कीड़ा या बीमारी आती है तो उसका आप तुरंत नियंत्रण करें, प्रबंधन करें। चर्चा में आपको काफ़ी आज जानकारी दी गई है उसके हिसाब से। तो इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे फसल का तो आपको उम्मीद है अच्छी पैदावार मिलेगी।
जी बिल्कुल, उचित प्रबंधन अपनाकर देखिए अच्छी उपज आप ले सकते हैं। और इसके लिए जो कृषि कार्य आपको करने हैं वो हमारे विशेषज्ञों ने यहाँ आपको सुझाए हैं, या किस तरह का समाधान आपको करना होगा जिससे अच्छी उपज लेकर आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जाना आपने आज बेहतर ढंग से कैसे अच्छी उपज आप ले सकते हैं, और अलग अलग विकल्प आपके पास। अगर अच्छी उपज होगी आप उसको बाजार लेके पहुंचेंगे, गुणवत्ता अच्छी होगी तो बेहतर मूल्य, उसका बेहतर दाम जो है आपको मिल सकेगा। और अगर आपने मानकों का ख्याल रखा है तो निर्यात की स्थिति भी बेहतर होगी और वहाँ भी आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे। आज तो बात हुई यहाँ पर धान की, लेकिन अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, किसी नए विषय पर आपको जानकारी देंगे। और आपको चलते चलते हम बता दें, विचार विमर्श को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं, और उसके बाद इससे पहले प्रसारित जो कार्यक्रम है वो भी आप YouTube के माध्यम से देख सकेंगे, कभी भी कहीं भी। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।